जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बात कर रहे होंगे हम लोग विजयश्री एनसीईआरटी बैच में दूसरे चैप्टर के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट करा था। दोस्तों अब बारी है इज मैटर अराउंड अस प्योर को समझने की, और उसी कड़ी में आज आपका ये पहला क्लास होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपको जो इस सेशन का पीडीएफ मिलता है वो कहाँ मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप सर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि मेरे मित्र आप में से कई छात्र लगातार ऑफर की डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी रामनवमी है तो आप अपने कोर्सेज में कुछ ऑफर दे दो। तो मेरे मित्र मैंने इकट्ठे क्या करा है, सभी बैचेज पे 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया है और इस डिस्काउंट का लाभ आप आज रात 12 बजे तक उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका ऑफर है वो सुबह से ही चालू है। तो मेरे मित्र आज 12 बजे रात तक आप अपने किसी भी बैचेज में अगर आपको जरूरत लगे तो सर 100 रुपए के डिस्काउंट के साथ इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये बैच आपको कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप 9065 97 0 477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने चैप्टर की। हम लोग का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ध्यान में रखिएगा ये चैप्टर ही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। आप सभी ने पीछे के सेशन में सर पदार्थ के बारे में डिस्कस करा है, क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं बनी है वो कुछ ना कुछ सामग्री से बनी होती है और उसी सामग्री को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सभी चीज तो आप समझ चुके हैं। अब सवाल यहां पे आपसे ये करा जा रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी ये क्या मतलब हुआ कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। मेरे मित्र मतलब है इसका, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप मार्केट से दूध लाने जाते हो तो घर से आपको हिदायत क्या मिलती है कि मार्केट से प्योर दूध ही लाना, यानी कि शुद्ध दूध ही लाना। तो वहां पे शुद्ध दूध से अभिप्राय हमारा क्या है कि गुरुजी दूध में पानी नहीं मिला होना चाहिए, उसी को हम लोग शुद्ध दूध कहेंगे। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका जो दूध है वो शुद्ध नहीं है। जो दूध है वो क्या है सर, शुद्ध नहीं है। अगर कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ दूध के ही कण है तो भी वो शुद्ध नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बात हो गई। मेरे मित्र इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं शुद्ध घी की, जैसे कि यहां पे दर्शाया जा रहा है शुद्ध घी शुद्ध नमक, तो शुद्ध घी शुद्ध नमक या शुद्ध दूध से आम जिंदगी में हमारा अभिप्राय या कंसेप्ट क्या रहता है कि गुरुजी शुद्ध दूध का मतलब हुआ दूध में पानी नहीं होना चाहिए, शुद्ध घी का मतलब हुआ घी में डालडा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई दूसरा कण नहीं मिला हुआ होना चाहिए। और अगर शुद्ध नमक की बात करेंगे तो सर सिर्फ और सिर्फ नमक ही होना चाहिए, उसमें नमक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का जो शुद्ध पदार्थ का कंसेप्ट है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो शुद्ध पदार्थ का कंसेप्ट होता है सर वो दोनों ही अलग अलग होता है। और आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो हम लोग शुद्ध पदार्थ में या शुद्ध दूध के रूप में सर सिर्फ और सिर्फ दूध के कण की बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली जो आपका पूरा दूध होता है वो क्या होता है, तो सर बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, यानी कि सर उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो एक तरफ जहां पे हम शुद्धता की बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रासायनिक संगठन या रासायनिक दृष्टिकोण से वो पदार्थ कई पदार्थों का मिश्रण होता है। तो फिर सर इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो मेरे मित्र इसलिए मैंने आपको समझाया कि शुद्ध पदार्थ के बारे में जो हम लोगों का कंसेप्ट होता है और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कंसेप्ट है इस दोनों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है, तो मेरे मित्र एनसीईआरटी कहता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध घी मक्खन नमक मसाला मिनरल वाटर या जूस शुद्ध है। कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थ के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, यानी कि शुद्ध दूध कह रहे हैं तो सर सिर्फ और सिर्फ दूध ही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ घी ही होना चाहिए, अन्य कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि आम व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि सर पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन मेरे मित्र वैज्ञानिकों के लिए सर ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है और अतः शुद्ध नहीं है।
यानी कि आम बोलचाल के भाषा में या आम जिंदगी में जिसको हम शुद्ध पदार्थ के रूप में देख रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर शुद्ध पदार्थ का परिभाषा है कि दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम अ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वैसा पदार्थ जो सर एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होगा, सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो पदार्थ शुद्ध कहलाएगा। और अगर एक ही पदार्थ के कण से नहीं बना हुआ है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या साइंस के भाषा में वो क्या कहलाएगा सर, बिलोंग्स टू द इम्प्योर मटेरियल। वो किससे बिलोंग करेगा? अशुद्ध पदार्थ से बिलोंग करेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा चलो जी ये चीजें कि हमारे द्वारा जो शुद्ध चीजों की कंसेप्ट होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो शुद्ध पदार्थ के लिए कंसेप्ट होता है, दे आर डिफरेंट थिंग। ये क्या है सर? डिफरेंट थिंग है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारा दूध है वो इम्प्योर मटेरियल है। बिल्कुल मेरे मित्र, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। अब सवाल यहां पे ये है कि फिर हम लोग शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के रूप में कैसे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना है, पहले आगे पढ़िए। क्या रहा है कि वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं अर्थात शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जो आपका दूध होता है चला, वो किसका मिश्रण होता है? तो सर जल, प्रोटीन, वसा इत्यादि का मिश्रण होता है। साथ ही मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब यह हुआ चला कि जब वैज्ञानिक किसी भी पदार्थ को शुद्ध कह रहा है तो उसके शुद्ध कहने का अभिप्राय यह है कि सर द मैटर व्हिच आर बिलोंग्स टू द प्योर सब्सटेंसेस आर बेसिकली कंप्राइजेस विथ अ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर कोई वस्तु हमारा सर शुद्ध पदार्थ है तो यह संभव है कि वो सर एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होंगे और उस सभी कणों की जो रासायनिक गुण होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर समान होगी। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो इस फ्लो चार्ट से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग मैटर को कैटेगराइज करते हैं, मेरे मित्र मैटर को कैटेगराइज करते हैं, तो पहला तो हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं और दूसरा आप यहां पे भी देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस को समझा दिया गया है। अब फिर कह रहा है मिश्रण क्या है? आप कहेंगे सर इम्प्योर तो बतेबे नहीं किया। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, इम्प्योर को यहां पे अगर हम लोग डिस्कस करें, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं और इससे पहले फ्लो चार्ट को समझाने से पहले हम आपको अपने से एक फ्लो चार्ट बताते हैं ताकि चीजें आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाए। मेरे मित्र जब भी हम मैटर की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मैटर जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस रूप में सर? तो आप कहेंगे एक हो जाएगा हमारा प्योर, एक क्या हो जाएगा? प्योर, और दूसरा हो जाएगा इम्प्योर। एक क्या होगा? प्योर और दूसरा क्या होगा? इम्प्योर। ध्यान में रखिएगा कि प्योर को हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ, और इम्प्योर को हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अब आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्योर मटेरियल क्या होगा? आप कहेंगे सर एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होगा। प्योर मटेरियल क्या होगा? एक ही प्रकार के कण से बना होगा, एक ही प्रकार के कण से बना होगा। और मेरे मित्र जब हम लोग बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ की तो हम सभी कहेंगे विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बना होगा। विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बना होगा। विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बना होगा। मतलब जैसे ही चला किसी भी पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के कण आ गए वो क्या हो जाएंगे सर? अशुद्ध हो जाएंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बना होगा या बना हुआ पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब आइए मेरे मित्र इस फ्लो चार्ट पे, अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्योर इम्प्योर क्या है आपने समझ लिया। अब ध्यान देना यहां पे कि ये जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है which are made up of same kind of particles that's chemical properties are also same, ये कितने प्रकार के होंगे सर? दो प्रकार के होंगे। प्योर सब्सटेंसेस आप सभी देख पा रहे हैं यहां पे, एलिमेंट और कंपाउंड। यानी कि सर जितने भी हमारे पास तत्व हैं और सर जितने भी हमारे पास यौगिक हैं ये सब के सब क्या हैं? आप सभी याद रखेंगे सर तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। सो जहां कहीं भी आपसे ये सवाल करा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर मटेरियल, यू कैन आंसर इट
सर एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। नाउ द पॉइंट इज दैट कई सारे छात्रों के मन में ये आएगा कि गुरुजी कौन कौन से तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ होंगे। मेरे मित्र, एवरी एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू द प्योर मटेरियल। That means you know that in our periodic table there are total 118 elements. That's why we can say that sir the 118 elements are belongs to the pure material. ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आप सभी कहेंगे सर जो हमारे पास 118 तत्व हैं ये सब के सब हमारा क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि अगर हम एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन की बात करें या फिर हम हीलियम की बात करें, नियोन की बात करें, आर्गन की बात करें या फिर मेरे मित्र क्लोरीन की बात करें, कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें या फिर हम किसी भी तत्व की बात करें, आप सभी क्या पाएंगे कि सर उस तत्व में सभी कण एक जैसे होंगे और उस तत्व की रासायनिक गुण क्या होगी? सर समान होगी। और इसी तरीके से अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा कंपाउंड की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो whenever we discuss about a compound in a chemistry, जब कभी भी हम अपने केमिस्ट्री में सर कंपाउंड को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम सभी कहेंगे सर these all are belongs to the pure substances, ये सब के सब प्योर सब्सटेंसेस से बिलोंग करेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो जैसे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बात कर लेते हैं HCl की, बात कर लेते हैं NaOH की, बात कर लेते हैं हम लोग सर KOH की, बात कर लेते हैं हम लोग किसकी सर CuSO4 की, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, ये सब के सब यौगिक हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये शुद्ध पदार्थ कैसे होगा? अब कहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो सर कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। अब HCl होगा तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होगा। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। तब विभिन्न प्रकार के कण तो हैं सर, तो फिर इसको कैसे हम शुद्ध पदार्थ कह रहे हैं? अरे चला ये बात बताओ हमको कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कंपोजिशन है कैल्शियम और कार्बोनेट। कहीं पे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे होते हैं तो इससे मतलब यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में एक विलग यानी कि अलग पदार्थ है जो कि कैल्शियम और कार्बोनेट के मिश्रण से बना हुआ है। अब कहीं पे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कंप्लीटली सेपरेट सब्सटेंसेस, ये अलग एक हमारा पदार्थ है जिसके कंपोजिशन में हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है। और मेरे मित्र जो हमें कंपोजिशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है उसमें सर हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज समान होती है। यानी कि अगर चला कहीं पे मान लो कि ये बोतल है या कोई बीकर है हमारा और इस बीकर में हमारा KOH सॉल्यूशन रखा हुआ है या फिर अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, तो सर इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ही कण होंगे। कहीं पे मान लो कि आप एक साधारण सा एग्जांपल, आपके घर में सर किचन में सर नमक का डब्बा रखा होगा, तो नमक का डब्बा जो है वो क्या है सर? आप कहेंगे सर नमक तो हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो उस नमक के डब्बा में सिर्फ और सिर्फ नमक के ही कण है और जो नमक है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो नमक हमारा एक अलग पदार्थ है जिसका कंपोजिशन है सोडियम और क्लोरीन। लेकिन अगर हम नमक के किसी भी कण की बात करेंगे तो आप कहेंगे सारा कण नमकीन लगेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, HCl, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी जो यौगिक है वो यौगिक क्या है सर? एक पदार्थ है जिसके घटक होते हैं जैसे कैल्शियम और कार्बोनेट, हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन जो पदार्थ होते हैं उसकी जो गुण होती है वो क्या होता है सर? एक समान होता है। क्या होता है सर? एक समान होता है। और इसलिए मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा प्योर सब्सटेंसेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या कि पहला चीज तो जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे? याद रखिएगा समांगी होगा। क्या होगा सर? समांगी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या कि प्योर सब्सटेंसेस को उसके अवयवी तत्वों में सर फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ होगा उसको भौतिक विधि से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र जो शुद्ध पदार्थ होगी उसकी MP और BP, MP माने मध्य प्रदेश मत समझ लेना चिल्ला, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आप सभी याद रखेंगे सर? निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा यानी कि फिक्स होगा। अब अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो मेरे मित्र हम सीधे कह देते हैं
कि दोस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वैसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बने हो। और मेरे मित्र, विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बनने वाले पदार्थ को आप क्या कहते हैं? तो गुरुजी वो तो मिश्रण होता है। तो बिल्कुल मिश्रण जो है वो आपका क्या है, ध्यान में रखिएगा, मिश्रण हमारा अशुद्ध पदार्थ है। क्या है? अशुद्ध पदार्थ, यानी कि इंप्योर मटेरियल है। क्या है चला? इंप्योर मटेरियल है। ना सिर्फ मिश्रण मेरे मित्र, हम लोग अगर बिलियन की बात करते हैं तो बिलियन भी हमारा क्या है सर? सॉल्यूशन भी हमारा क्या है? तो सर ये इंप्योर मटेरियल है। क्यों? क्योंकि बिलियन बनने में हमें क्या चाहिए? आप कहेंगे सर बिलियन इज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो किसी भी बिलियन को बनाने के लिए हमें सॉल्यूट भी चाहिए और सॉल्वेंट भी चाहिए। तो इसमें तो सर कंप्लीटली दो प्रकार के कण हमें प्राप्त होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो पदार्थ बनेगा वो क्या है? आप कहेंगे सर अशुद्ध पदार्थ। मेरे मित्र याद रखिएगा, एक्चुअली सॉल्यूशन आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं मिक्सर में। इसीलिए कहीं पे भी बुक में आपको अशुद्ध पदार्थ के रूप में, उदाहरण के रूप में सर सिर्फ और सिर्फ मिक्सर दिखाई पड़ता है, जबकि बिलियन पढ़ना होता है, बिलियन वहां पे नहीं लिखा हुआ रहता है। तो ये एक कॉमन सेंस है जो आपको डेवलप करना होगा। क्योंकि बिलियन बनने में हमें दो या दो से अधिक पदार्थ चाहिए होगा। जैसे चला शरबतें बनाओगे तो चीनी चाहिए और पानी चाहिए। तो चीनी के कण और पानी के कण, तो चीनी अपने आप में शुद्ध पदार्थ है और पानी के कण, सर पानी अपना एक अलग यौगिक है H2O, वो एक शुद्ध पदार्थ है। तो दोनों को मिला दिए, तो सर दोनों को मिलाए तो तरल रूप में हमें बिलियन मिला। तो मेरे मित्र इसमें तो विभिन्न प्रकार के कण है ना, एक सादा गिलास पानी और एक शरबत, दोनों के सर टेस्ट में अंतर होता है। तो आप कहेंगे सर टेस्ट में अंतर जो हम सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं उसके वजह से है। तो सर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर इट इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो मेरे मित्र हम लोग के माइंड में जो शुद्ध पदार्थ की कंसेप्ट चल रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही होती है कि पदार्थ में कुछ मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक क्या कह रहा है कि सर जिसको हम आम बोलचाल भाषा में शुद्ध पदार्थ कह रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, उसमें कई पदार्थ अन्य रूप से मिले हुए हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वही पदार्थ शुद्ध है जो एक प्रकार के कण से मिले हुए हैं, वो पदार्थ शुद्ध नहीं है जो विभिन्न प्रकार के कण से मिले हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कण से मिलकर बने हुए हैं। याद रखिएगा। अब मिक्सचर दो टाइप का होगा, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? समांगी मिश्रण, समांगी। और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या हुआ? विसमांगी, विसमांगी। तो चला आप सभी ये ध्यान में रखना कि समांगी का मतलब क्या हुआ? समा बांधना नहीं है, समान गुण। समांगी का मतलब क्या हुआ सर? समान गुण। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दें कि चीनी और पानी का आपने शरबत बनाया और उसमें पूरी तरीके से मिला दिया। अब जो ग्लास है उसमें स्ट्रॉ लगा करके आप ऊपर से एक सिप लो, कहोगे गुरुजी मीठा लग रहा है। अब उसके पेंदी में छेद करके एक सिप लो, आप कहोगे मीठा लग रहा है। साइड से सर छेद करके एक सिप लो, मीठा लग रहा है। मतलब सर चीनी और पानी यानी कि शरबत का जो घोल है उसके संपूर्ण आयतन में जो मिठास की प्रॉपर्टीज है वो समान है। तो वैसा कोई भी मिश्रण जिसमें उसके गुण उसके संपूर्ण कह सकते हो पदार्थ में हो या उसके संपूर्ण आयतन में मौजूद हो वो सर समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विसमांगी मिश्रण मतलब विसमांग, मतलब जो गुण है वो समान नहीं होगा। आप कहेंगे इसका बेस्ट एग्जांपल डे टू डे लाइफ में क्या हो सकता है? चूरा का फ्राई सब खाते होगे चला, अच्छा बाहर में कोई नहीं खाता होगा, तो भूजा समझ रहे हो सब बाहर के लोग या बिहार के लोग कोई भी हैं? आप कहेंगे बिल्कुल समझ रहे हैं। तो चला एक चीज गौर किया होगा कि भूजा में जैसे जैसे भूजा खत्म होता है नमकबा जो है वो आपका नीचे रहता है, और जैसे जैसे भूजा खत्म होगा तो आपको नमक पकड़ाना शुरू हो जाता है। तो जब भूजा आपका ढेर सारा था उस वक्त आपको लग रहा था कि बहुत टेस्टी है, और जैसे जैसे आप खत्म करते जाते हो लास्ट में आपको लगता है बहुत ज्यादा नमकीन है। इसलिए क्योंकि नमक उस भूजा में अच्छे तरीके से नहीं मिला, इसलिए नमक का गुण भूजा के पूरे आयतन में नहीं आया, इसलिए हमको लास्ट में वो कैसा लगता है? आप कहेंगे सर लास्ट में हमको वो बहुत ज्यादा नमकीन लगता है। तो मेरे मित्र जो भूजा है वो क्या है? विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्या है सर? विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी का मतलब ही यही होता है चिल्ला। जब हम मिश्रण कहेंगे तो सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि सर ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण से मिलकर बने होंगे, और इसमें जो पदार्थ के कण होंगे वो क्या होंगे? तो सर शुद्ध पदार्थ होंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सर समांगी मिश्रण में जो मिश्रण का गुण होगा वो उसके पूरे आयतन में समान होगा, विसमांगी मिश्रण में जो मिश्रण का गुण होगा पूरे आयतन में समान नहीं होगा। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पे मिश्रण क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण जो है वो एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर कंपोजिशन है। एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का क्या है, कंपोजिशन है। अब मेरे मित्र आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि हम लोग जब बात करते हैं सर मिश्रण की, कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो आप देखते होंगे कि सर समुद्र का जल भी मिलता है, या फिर अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल की तो आप कहते हैं सर मिट्टी भी मिलता है, मतलब और अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सर खनिज भी मिलता है। अब आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग जल में सोडियम क्लोराइड को मिला दें, बोले तो जल में नमक को मिला दें, तो सर हम नमक को सर आसवन वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड तो अपने आप में सर एक शुद्ध पदार्थ है। चला NaCl, कोई भी यौगिक होगा वो तो शुद्ध पदार्थ होगा। तो यहां पे सर NaCl हमारा शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब हम NaCl को चाहेंगे अलग करना तो नहीं हो सकता है, लेकिन पानी में अगर नमक घुला हुआ है तो हम उसको अलग कर सकते हैं। वही कह रहा है कि इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक क्या होता है सर, समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं और इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होगा, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो जो हमारा शुद्ध पदार्थ है वो किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकता है, और स्पेशली जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में क्या होता है, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जो सर एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना हो मिश्रण कहलाएगा। अब कहा जा रहा है कि मिश्रण के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो मिश्रण की प्रकृति के आधार पर मिश्रण के कई प्रकार हो सकते हैं। आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम कभी भी मिश्रण की बात करेंगे तो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना होगा, आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि मिश्रण जो मिश्रण है इसी को हम लोग इंग्लिश में मिक्सर कहते हैं। और आप सभी ये कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है चला, मिश्रण कहलाता है। वैसा पदार्थ जो एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण के रूप में आप सर किसी भी चीज का एग्जांपल दे सकते हो। जो आपका बालू है और जो मिट्टी है तो बालू और मिट्टी का मिश्रण। मेरे मित्र इसी तरीके से मिश्रण के रूप में आप कंकड़ पत्थर का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली जो मिश्रण होते हैं इसके निर्माण में कोई भौतिक और रासायनिक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। अब सिंपल चला अगर हम ये कह दें कि आपको भूजा बनाना है तो भूजा बनाने के लिए आप केमिस्ट्री वाला लैब खोजना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे गुरुजी थोड़ी होगा, जाएंगे मार्केट से जो थोड़ा बहुत मिक्सर वगैरह होगा और जो मार्केट में कहीं भूजा के दुकान पे अच्छा सामान मिल रहा होगा उसको ला करके आपके सामने रख देंगे, भूजा बन गया। इसके लिए हमें प्रयोगशाला नहीं जाना है। तो मेरे मित्र आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, जरूरी नहीं है कि सर नाप के मिलाएंगे कि 100 ग्राम मकई का भूजा डालेंगे, 100 ग्राम चावल का डालेंगे, 100 ग्राम चूड़ा का डालेंगे, ऐसा नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, हमारा मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसके निर्माण के लिए हमें प्रयोगशाला जाना नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके निर्माण में कोई रासायनिक विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी ने अभी जस्ट सीखा है क्या कि सर ये किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो सर मिश्रण के अवयवों का, यानी कि अगर हम बोले कि रेत और मिट्टी का मिश्रण है, बोले तो रेत मतलब बालू और मिट्टी का मिश्रण, तो बालू और मिट्टी का जो मिश्रण है चला, तो ये किसी एक अनुपात में नहीं होगा, फिक्स रेशियो नहीं होगा। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, कि मिश्रण के अवयवी तत्व
मिश्रण के अवयवी तत्व, मिश्रण के अवयवी तत्व, अवयवी तत्वों का, मिश्रण के अवयवी तत्वों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण के अवयवी तत्वों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, अनुपात नहीं होता है। मेरे मित्र एनसीईआरटी ये सब बात नहीं कह रहा है, मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें अधूरा ना लगे। क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप यहां पे सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हो, आप एनसीईआरटी का किताब देखने नहीं आए हो। तो आपको परेशान नहीं होना है कि गुरुजी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाएगा, संभव ही नहीं है चला एक वीडियो में पूरा चैप्टर। ना तो आप उतना देर देख पाओगे और ना ही हम उतना देर सर आपको अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। क्योंकि 10 घंटा आप सोच सकते हो कि आपको मतलब एनर्जेटिक कोई आदमी कितना देर रहेगा, और आप सोचो कि 10 घंटे में सर आप कितना एनर्जेटिक रह सकते हो, तो अप एंड डाउन एनर्जी होती रहेगी। तो फिर वहां पे पता चलेगा कि सर जो जरूरी बातें थी वो तो मिला ही नहीं। इसीलिए सर आपको मतलब थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, अगर चीजों को सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। बगैर समय दिए सर कल्याण नहीं होने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है और मिश्रण के अवयवी तत्वों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। यानी कि मिश्रण के निर्माण में हम किसी भी सर अनुपात की चर्चा नहीं करते, व्याख्या नहीं करते। मेरे मित्र जब मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक विधि का इस्तेमाल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी ये भी कहेंगे कि सर मिश्रण के निर्माण में न तो उष्मा का अवशोषण होता है, न तो उष्मा का अवशोषण से ज्यादा बेहतर होगा ऊर्जा का अवशोषण। तो मिश्रण के निर्माण में ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, और ना ही क्या होता है, आप सभी याद रखना, उत्सर्जन होता है। कभी आपसे कोई ये सवाल कर दे कि ये बताओ कि मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है या नहीं होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि मिश्रण के जो अवयवी तत्व हैं उसको किस प्रक्रिया से अलग किया जाएगा, जैसे कि मेरे मित्र सपोज करो कि आपके किचन में आटा का डब्बा रखा हुआ है और किसी तरह से उसमें सर क्या हुआ कि घर में बच्चा खेल रहा था, आपने सर वो जो नेल होता है सर, वो कांटी जिसको हम लोग कहते हैं आम बोलचाल का पिन समझ लो, चला लोहे का पिन आपने किसी काम से लाया था और आपके घर में जो बच्चा खेल रहा था वो क्या करा सर, उसको आटा के डब्बा में उड़ेल दिया। तब तो आटा सर दूगो पदार्थ के मिश्रण हो गया, एगो लोहा के कील है दूसरा आटा। अब क्या करोगे, 20 किलो आटा है सपोज करो, तो क्या आप सब आटा को फेंक दोगे? अगर फेंकने का नाम भी लोगे तो घर में इतना कुटाई पड़ेगा चला कि दूसरे बार से फेंकने के लिए तुम सोच भी नहीं करोगे। तो क्या कहोगे कि सर साइंस पढ़े हैं तो वहां पे दिमाग लगाएंगे, कहीं से वो चुंबक लाएंगे और जहां पे जो आटा में मिला हुआ है सर उस जगह पे हम लोग आटा के पास जो नेल जो आपका मिला हुआ है कल कांटी उस पे रखेंगे, तो जो हमारा नेल होगा उस चुंबक में अट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा आटा अलग हो गया और चुंबक अलग हो गया। सॉरी चुंबक कह रहे हैं, जो नेल था कांटी था वो अलग हो गया। तो मेरे मित्र आटा और आपका कांटी दोनों आपके लिए यूजेबल हो गया। अब इसी तरीके से मेरे मित्र अगर हमको सर मिठाई का रस बनाना है और उसमें जो मिठाई का रस है वो जरूरत से ज्यादा हो गया, तब वो फेंक देंगे रस। आप कहेंगे हलवाई तो ऐसा नहीं करता है सर, वो एकदम चला चला के उस मिठाई के रस को बतासा बना देता है। मेरे मित्र वहां पे सर मिठाई का रस जो होता है या आप कह सकते हो जो रस बनाया जाता है वो चीनी और पानी का मिश्रण होता है और आग पे देकर के उसको बनाया जाता है। तो मेरे मित्र जैसे ही उसको हीट दी जाती है पानी सर वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और जो उसमें चीनी शुद्ध पदार्थ के रूप में वो सर उसमें मतलब कह सकते हो क्रिस्टल के रूप में पृथक होना शुरू हो जाता है। जब वो पूरी तरीके से लोई बन जाता है तो फिर उसको पेपर पे पूरा पसार दिया जाता है सर, फिर जो उसमें बचा हुआ पानी है वो और ज्यादा वाष्पित होकर के बाहर निकल जाता है और हमें क्रिस्टल के रूप में चीनी मिल जाती है। तो ये जो आपने आटा और जो आपका कील था उसके मिश्रण में से सर कील को अलग करा, अब वाष्पीकरण के थ्रू आप क्या कर रहे हो, मिठाई के रस में से चीनी को अलग कर रहे हो।
इसी तरीके से कहीं पे घर बन रहा है चिला, अब घर बन रहा है तो बालू को देखता होगा कि चाला जा रहा है, इससे दो आदमी पकड़ के इसे ऐसे कर रहा है। तो क्यों चाला जा रहा है? क्योंकि सर उस बालू में इतना इतना बड़का ईटा का कण भी रहता है, पत्थरों रहता है सर, तो वो डालेगा तो पता जो दीवार जोड़ने के लिए सर मैसोन लगा हुआ राजमिस्त्री, वो तो लेबर के देह पे फेंक देगा तसला कि क्या कर रहा है, कौन मसाला बना रहा है, का है तो उसमें पत्थर है, ईटा नहीं सही से एडजस्ट होगा। तो ईटा सही से एडजस्ट नहीं होगा तो जेकर घर है वो घर वाला आकर के राजमिस्त्री को क्या करेगा, तो आप समझ ही रहे हैं, उसको एकदम पूरा पकड़ के दम देगा, और वो दम केकरा पे लगाएगा, लेबर पे लगाएगा। तो लेबर बेचारा पहले ही क्या करता है, तो चिल्ला ओकरा चाल देता है चलनी से। अब ये जो चलनी से बालू को चाला जा रहा है, क्या इसमें कोई साइंस है? या फिर आटा में जो कील मिल चुके हैं उसको चुंबक के द्वारा अलग किया जा रहा है, क्या इसके लिए हमें किसी लैब में जाने की जरूरत है? क्या आटा को हम लैब में ले जाते हैं? आप कहेंगे नहीं, ये सब घर ही पे कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मेरे मित्र और भी बहुत प्रोसेस हैं, दूध से क्रीम निकालना। आप देखे होंगे कि गांव में दादी लोग अभी भी सर क्या करती है, मक्खन निकालती है और उससे घी निकालती है, तो कैसे ऐसे ऐसे रही से एकदम पूरा चला रही होती है। तो मेरे मित्र दूध से जो हम लोग क्रीम निकालते हैं, या फिर जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये सब के सब फिजिकल मेथड है, भौतिक विधि है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो सर मिश्रण के जो अवयवी तत्व हैं उसको अलग कर रहे हैं। तो हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि मिश्रण के अवयवी तत्वों को सर भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जाता है। और यह चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि मिश्रण के अवयवी तत्वों को, मिश्रण क्या है चला, आप सभी कहेंगे सर अशुद्ध पदार्थ। और एनसीईआरटी चूंकि अशुद्ध पदार्थ का एक्सप्लेनेशन पहले किया है, तो हमें भी पहले ही करना होगा, क्योंकि क्रम से चलेंगे तभी एनसीईआरटी कंप्लीट होगा। उड़ उड़ के चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि गुरुजी आपने चैप्टर फर्स्ट में ये चीज था, उसको आपने क्रम से पढ़ाया, और चैप्टर सेकंड में आप एलिमेंट कंपाउंड पहले पढ़ा रहे हो, जबकि एनसीईआरटी ऐसा नहीं कर रहा है। जैसे एनसीईआरटी कह रहा है सर हम वैसे ही चलेंगे। बस करना क्या है सर, जो कंसेप्ट है उसका भरपूर सर इस्तेमाल करते चले जाना है, ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे। तो मिश्रण के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि से अलग किया जाता है। मिश्रण के अवयवी तत्वों को भौतिक विधि से अलग किया जाता है। भौतिक विधि से चला क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। अब याद रखना एक चीज कि जो भुजा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो भुजा में अगर आप मटर का दाना मिला दो, चना मिला दो, या फिर कुछ और मिला दो, तो जब आप भुजा खाओगे तो आपको जितना भी सामान आपने मिलाया है सबका टेस्ट थोड़ा थोड़ा महसूस होगा। तो मेरे मित्र जो मिश्रण होते हैं उसका अपना कुछ गुण नहीं होता है, मिश्रण का जो अवयवी तत्व का गुण होता है वही उस मिश्रण का भी गुण होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, कि मिश्रण का उसके अवयवी तत्वों का गुण होता है। मिश्रण का गुण उसके अवयवी तत्वों का गुण होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज होता है। अब आप कहेंगे कि सर मिश्रण तो हमारा पूरा क्लियर हो गया, अब हमसे इस पे कोई भी सवाल पूछेगा हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि व्हाट आर द नेचर ऑफ अ मिक्सचर, तो मेरे मित्र जब भी मिश्रण के प्रकृति की बात की जाएगी, तो आप सभी याद रखना कि मिश्रण या तो समांगी प्रकृति का होगा, या फिर क्या होगा चिला, विसमांगी प्रकृति का। क्या होगा सर, या तो समांगी प्रकृति का या फिर विसमांगी प्रकृति का। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना, यहां पे जो एनसीईआरटी आपको ललचाया कि मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है, और इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। ध्यान देना क्या कह रहा है कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार। अब मेरे मित्र अगर हम मिश्रण की बात करें और आपके एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे कुछ चीजें लिखें, जैसे हम लिखें रेत प्लस मिट्टी, ठीक है। अब हम फिर लिखें यहां पे चीनी प्लस पानी।
अब हम फिर से यहां पे क्या लिखें चला, फिर से हम लिखते हैं कि एयर प्लस एलपीजी, एयर प्लस एलपीजी। फिर क्या लिखे चला, फिर हम लोग लिखे वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी इसको समझने में क्या दिक्कत है, ये तो बहुत ही सामान्य सी चीजें आपने बताया। बिल्कुल हम सामान्य चीजें बताए हैं आपको। क्या कहिएगा कि रेत और मिट्टी, इस दोनों को मिलाने से हमारा कोई पदार्थ बनेगा, दैट्स आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सर, वही मिश्रण होगा हमारा, वही उदाहरण है मिश्रण का। तो मेरे मित्र जो आपका रेत और मिट्टी है, जो आपका रेत और मिट्टी है, ये बता दो कि इसके जो कण होंगे वो किस अवस्था में होंगे। तो आप कहेंगे सर एक्चुअली रेत और मिट्टी जो इसके मिश्रण बनेंगे उसके अवयव है, और रेत भी ठोस होता है और मिट्टी भी ठोस होता है। तो रेत और मिट्टी का मिश्रण ठोस ठोस का मिश्रण है। इसीलिए एनसीईआरटी ने यहां पे क्या बोला, एनसीईआरटी बोला यहां पे, एनसीईआरटी बोला कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार कोई भी मिश्रण जो बनेगा उसके जो अवयव होंगे वो ठोस है, द्रव है, गैस है। इस आधार पर मिश्रण कई प्रकार के होंगे, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस भी होगा। आप कहेंगे ठोस में कैसे गैस मिलेगा, चला जो प्लांट की जड़ मिट्टी से एयर को अवशोषित करती है, तो मिट्टी के कण ठोस होते हैं, उसमें फंसा हुआ एयर गैस है, तो सर हमारा ठोस गैस का भी मिश्रण बनता है। तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि मिश्रण के जो अवयवी घटक हैं उसके प्रकृति के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि हमने ठोस ठोस मिश्रण की बात करा, अब यहां पे चीनी हमारा ठोस है, पानी हमारा क्या है, आप कहेंगे सर द्रव, तो ठोस और द्रव मिश्रण हो जाएगा। एयर और एलपीजी, आप कहेगा ये कहीं मिलेगा सर, आप यहां पे बेकार ही बात कह रहे हैं। चला जो गैस सिलेंडर लीक होता है, वो गैस लीकेज कैसे पता चलता है, हवा से ना आता है आपके नाक तक, आप कहिएगा यस सर। तो एलपीजी हवा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था चला, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, मतलब भोपाल के पूरे जनरेशन को खराब कर दिया, काहे, तो सर हवा में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस मिल गया था। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सर गैस गैस भी मिश्रण होता है, यानी कि गैस गैस आपस में मिल सकते हैं। वाटर और अल्कोहल जब जाम छलकेगी, मेरे मित्र जो होते हैं समझ ही रहे होंगे, अल्कोहल लेने वाले, उनको क्या चाहिए, उनको सर पानी चाहिए। अब शादी ब्याह में अगर कोई आपको ऐसा लगे कि पानी के लिए परेशान है, तो समझो अल्कोहल उसके पास मौजूद है और वो ठंडा पानी के तलाश में है, मतलब साफ है कि सर पानी भी लिक्विड, अल्कोहल भी लिक्विड, दोनों मिलेगा, आप कहेंगे सर द्रव द्रव का मिश्रण बनेगा। तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं चिला, इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि सर जब भी हम मिश्रण के प्रकार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मिश्रण की बात करेंगे, यानी कि मिश्रण के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे चला, मिश्रण के प्रकार की बात करेंगे। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि सर मिश्रण के कई प्रकार होंगे, जो कि सर उसके अवयवी तत्वों से परिभाषित किया जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि सर संभव है कि ठोस ठोस मिश्रण हमारा बने, यानी कि पहला मिश्रण हमारा क्या होगा, ठोस ठोस। फिर यह भी संभव है कि सर ठोस और द्रव का मिश्रण बने, ठोस और द्रव का मिश्रण बने। फिर यह भी संभव है कि सर ठोस ठोस गैस का मिश्रण बने, सॉलिड और गैस मिक्सर। और फिर यह भी संभव है कि सर द्रव द्रव का मिश्रण हो, द्रव द्रव का मिश्रण हो। और साथ ही क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर द्रव और गैस का भी मिश्रण। तो आप इसको ठोस ठोस मिश्रण कह दीजिए और साथ ही इसके नीचे ये कोमा लगाते चले जाइए। चले जी, आप कहेंगे कि सर कोई भी हमसे पूछेगा कि मिश्रण के कितने प्रकार हैं, हम कहेंगे 5, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, द्रव द्रव, द्रव गैस। याद रखना चला यहां पे कि जो हमारा द्रव और गैस मिश्रण है, द्रव और गैस मिश्रण है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, जो कि जलीय जंतु के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर द्रव में जब ऑक्सीजन घुलेगा तो वो हमारा द्रव और गैस का मिश्रण होगा। और मेरे मित्र इसी चीज को एनसीईआरटी समझाने के लिए, इसी चीज को एनसीईआरटी समझाने के लिए आपको इतना सारा क्या किया है, तो सर इतना सारा आपको कह सकते हो एक्टिविटी दिया है।
और मेरे मित्र, जब आप मिश्रण के प्रकार को समझ जाते हैं तब एनसीईआरटी आपको सीधे कहां ले चल रही है, बिलियन पे ले चल रही है। कहां पे ले चल रही है, बिलियन पे ले चल रही है, यानी कि सॉल्यूशन पे। तो मेरे मित्र, सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये भी एक सेपरेट टॉपिक है और कहीं ना कहीं इस पे भी आपको फोकस करना होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखे, आज के सेशन में हम लोग ये सीखे कि जो पदार्थ हैं वो शुद्ध कैसे होता है आम दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ अशुद्ध कैसे होता है। शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ का जो एग्जाम्पल मिश्रण है वो क्या है, मिश्रण के गुण क्या होते हैं, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ मिश्रण की प्रकृति क्या होती है। मेरे मित्र, अगले क्लास में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, बिलियन की, जो कि क्या है, तो सर एक प्रकार का मिश्रण ही है, जहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, बिलियन के अवयवी तत्व क्या होंगे। साथ ही साथ मेरे मित्र हम लोग डिस्कस करेंगे कोलाइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को, और फिर हम लोग लास्ट में किसको डिस्कस करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड को। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सभी कंसेप्ट को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे मित्र, अगर वाकई में आप इस सेशन के माध्यम से कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।